बच्चों, मैं जहीर सर आपका केमिस्ट्री का टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ के होंगे। बेटा, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बात की थी। ये दो प्रकार की होती हैं, एक SN1 होती है और दूसरी SN2 होती है। SN1 को हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग SN2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप देखेंगे सबसे पहले तो ये जानना होगा कि हमें SN2 होती क्या होती है ना। SN2 क्या होती है? तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को जो है SN2 रिएक्शन कहते हैं। SN2 में जो ये 2 लिखा हुआ है, SN2 में जो ये 2 लिखा है, इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया दो आणविक है। ये अभिक्रिया दो आणविक है। इसको इंग्लिश में बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यानी द्विआण्विक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, या इसको SN2 कहते हैं। तो सबसे पहली बात कि ये SN2 क्यों है, तो ये जो 2 लिखा है इसका मतलब ये है कि ये द्विआण्विक है, यानी बाइमॉलिक्यूलर है। क्लियर है? इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी वे SN2 रिएक्शंस, यानी वे रिएक्शंस जिनको हम SN2 कहते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वे SN2 अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन दो अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है। एक एल्किल हैलाइड हो गया और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। यानी वे SN2 रिएक्शंस या वे रिएक्शंस जिनमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारक पदार्थों की सांद्रताओं यानी कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। वो दो अभिकारक कौन होते हैं? एक होता है आपका एल्किल हैलाइड और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आप बोर्ड पे देखेंगे ध्यान से। तो इसकी डेफिनेशन मैं फिर से बताता हूं। वे SN2 अभिक्रियाएं जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया का वेग एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है, SN2 अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कहने का मतलब यह है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डिपेंड करता है आपका एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर। तो यहाँ पर जो एल्किल हैलाइड आप लेंगे उसका भाई 1 मोल यूज होता है, तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे जो दिखाएंगे वो 1 दिखाएंगे। न्यूक्लियोफाइल जो लिया जाता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, जो कि बॉन्ड को तोड़ सकता है। तो इसकी भी कंसंट्रेशन 1 है, क्योंकि इसका भी 1 मोल ही यूज होता है। ये अभी हम लोग इसके रिएक्शन में यानी मैकेनिज्म में समझेंगे अच्छे से। तो कहने का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो डिपेंड करता है वो एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग लिया जाता है, ये बात आपको याद रखना है। तो जो इसका ऑर्डर निकल के आएगा, तो ऑर्डर में 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा? 2। यानी अभिक्रिया की अगर कोटि पूछी जाएगी यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो 2 होगा यानी 2 होगा। क्लियर? मोलक्यूलरिटी का मतलब क्रिया की आणविकता क्या है? तो जितने अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो उसकी आणविकता होती है। तो यहाँ पर 2 अणु बेटा भाग लेंगे, एक एल्किल हैलाइड का और एक न्यूक्लियोफाइल का, तो इसलिए इसकी आणविकता भी कितनी हो जाएगी? 2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यानी किसी भी SN2 जो रिएक्शन है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। इसलिए जो ऑर्डर निकल के आएगा दोनों का 1 मोल यूज होता है, तो 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। और जो मोलक्यूलरिटी दोनों का 1 अणु यूज होता है, इसलिए मोलक्यूलरिटी भी 2 आ जाएगी। ठीक है, ये रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। ये एल्किल हैलाइड है। क्या है? एल्किल हैलाइड है, यानी ये CH3X कह सकते हैं आप, एल्किल हैलाइड। यहाँ पर तीनों हाइड्रोजन है, बट ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है और ये हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है ना, ड्यूटेरियम, और ये ट्राइटियम। तो ये तीनों हाइड्रोजन है, वैसे ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ट्राइटियम है, और ये X का मतलब हैलोजन है। तो ये है एल्किल हैलाइड। क्या है ये? एल्किल हैलाइड यानी CH3X वाला। लेकिन यहाँ तीनों H नहीं है। क्यों नहीं है उसका रीजन मैं अभी बताऊंगा। ये हाइड्रोजन है, ये इसका समस्थानिक ड्यूटेरियम और ये ट्राइटियम है। यहाँ पर जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो पोलर अपोटिक सॉल्वेंट होता है। पोलर अपोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है। पोलर अपोटिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया जाता है जो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता।
जो इस बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता, इसलिए यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल आता है जिसके जरिए हम इसके ऊपर अटैक कराते हैं, और अटैक करने के बाद ये हैलोजन बाहर हो जाता है और उसकी जगह पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? ये 100% एक ही प्रोडक्ट बनता है तो इसका नाम है इन्वर्जन प्रोडक्ट, और इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? वाल्डन इन्वर्जन। यानी ये जो वाल्डन इन्वर्जन कहा गया है वो क्यों कहा गया है? उसका रीजन ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है ये अपोजिट साइड से अटैक करता है। किधर से? अपोजिट साइड। न्यूक्लियोफाइल सीधे यानी सेम साइड से अटैक ना करके अपोजिट साइड से अटैक करता है, तो जब ऐसा होता है उसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन का मतलब तो यही हो गया कि अपोजिट साइड से वो अटैक कर रहा है। वाल्डन ने इसके बारे में बताया था, इसका नाम हो गया वाल्डन इन्वर्जन। रीजन न्यूक्लियोफाइल अपोजिट साइड से अटैक करता है। ठीक है, अब हम बाकी बात कहाँ समझेंगे? मैकेनिज्म में समझेंगे। कहाँ पर समझेंगे? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म जरा ध्यान से आप देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है बेटा। मैकेनिज्म में क्या हो रहा है? जो यहाँ पे रिएक्शन हुई है, जो यहाँ पर रिएक्शन हुई है वो मैकेनिज्म के द्वारा आपको समझाई जाएगी कि कैसे कहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है और कौन चीज कहाँ पे कैसे जुड़ रही है। तो देखिए ये कार्बन है, ये दिख रहा होगा बच्चों को, ये कार्बन है। कार्बन के ऊपर प्लस डेल्टा होता है यानी आंशिक धनावेश, और ये हैलोजन है जिसके ऊपर आंशिक ऋणावेश होता है। तो कार्बन के ऊपर प्लस डेल्टा यानी आंशिक धनावेश और हैलोजन के ऊपर माइनस डेल्टा यानी आंशिक ऋणावेश होता है, और हैलोजन के ऊपर ये लोन पेयर भी होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं बॉन्ड बनाने से वो लोन पेयर के रूप में रहते हैं। तो इसके ऊपर लोन पेयर है, और ये हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये ड्यूटेरियम जुड़ा हुआ है, ये ट्राइटियम जुड़ा हुआ है। अब ये न्यूक्लियोफाइल अगर सामने से अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अगर सामने से अटैक करेगा तो ये अटैक नहीं कर पाएगा। रीजन है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ रिपल्सन करेंगे। क्या करेंगे? रिपल्सन, प्रतिकर्षण, इसको दूर भगाएंगे। तो जहां पर रिपल्सन होता है वहां से अटैक नहीं हो पाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनों के रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। तो अब न्यूक्लियोफाइल को तो इस पर अटैक कराना है क्योंकि हैलोजन को बाहर निकालना है। तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा। कहां से? पीछे से कार्बन की ट्वी पर अटैक करेगा। इसको बोलते हैं कार्बन की ट्वी, यानी जो वैकेंट ऑर्बिटल होगा कार्बन में, वो कार्बन की ट्वी यानी पीछे से ये कार्बन की ट्वी पर अटैक करता है। कार्बन की ट्वी पर अटैक करता है, यानी एंटी बॉन्डिंग होती है ना, इधर एंटी बॉन्डिंग से अटैक करना आसान होता है। तो ये एंटी बॉन्डिंग से अटैक करता है और आसानी से इसको बाहर कर देगा और धीरे धीरे इसकी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं बेटा स्लो स्टेप। क्या बोलते हैं? स्लो स्टेप। ये कौन सी स्टेप है? ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? ये स्लो स्टेप रिएक्शन है। इसी को आरडीएस बोलते हैं। आरडीएस का मतलब है रेट डिटरमाइन स्टेप। क्या है? रेट डिटरमाइन। हाँ, स्लो स्टेप, क्योंकि एक ही स्टेप की रिएक्शन है, ये रिएक्शन एक ही स्टेप की है, और जिस स्टेप पर उसको बोलते हैं स्लो स्टेप। और एक ही स्टेप की, तो यही आरडीएस भी है, यानी रेट डिटरमाइन स्टेप भी, यानी इसी से अपक्रिया का वेग भी निर्धारित होता है। आई होप बात समझ में आ रही होगी ना। यानी ये जो रिएक्शन है वो एक स्टेप की रिएक्शन है, केवल एक स्टेप की, और ये पहला स्टेप है, यही स्लो स्टेप है, और यही आरडीएस है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है कार्बन की ट्वी के ऊपर, तो इधर से ये बॉन्ड फॉर्मेट करना चाहता है, बॉन्ड बनाना चाह रहा है, तो ये बॉन्ड बन रहा है और ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड टूट रहा है। ये जो बीबी लिखा हुआ है, बीबी का मतलब होता है बॉन्ड ब्रेक होना। क्या मतलब है यहाँ पर? बॉन्ड ब्रेक होना है। तो इसके साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और बीएफ का मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या मतलब है बेटा? बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करके कार्बन के साथ में इधर बॉन्ड बनाना चाह रहा है, यानी बॉन्ड बना रहा है, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और इसके बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो ये हो रहा है आपका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है ना। और इस तरीके का जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन स्टेट, यानी पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या कहलाती है? पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। अब इसी को देखिए, ये दूसरा स्टेप नहीं है, बल्कि ये इसी को दिखाया जा रहा है कि इधर से न्यूक्लियोफाइल आ गया और इधर से ये हैलाइड बाहर हो गया। तो देखिए यहाँ पर जो प्लस हैलाइड लिखा हुआ है, ये हैलाइड आयन बाहर हो गया, उसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। यानी जो भी लिविंग ग्रुप होगा, हैलाइड की जगह पे आप FCl Br I कोई भी ले सकते हैं, तो जो भी हैलाइड आप लेंगे वो बाहर हो जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? लिविंग ग्रुप। क्या कहलाएगा? लिविंग ग्रुप। और ये जो इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बन जाएगा, ये तो आपका मेन प्रोडक्ट है।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर यानी एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ और अटैक होने के बाद ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट एक ही स्टेप में तो बन रहा है, ये तो ट्रांजिशन स्टेट को दिखाया जा रहा है, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कार्बन की 5 वैलेंसी है। क्या कार्बन की 5 वैलेंसी भी हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन दिखाया जा रहा है कि बेटा ये इधर से बॉन्ड बना रहा है, ये इधर से तोड़ रहा है। तो जब इसका बॉन्ड टूट जाता है, ये अलग हो जाता है, ये अपना बॉन्ड बना लेता है, यहाँ पर फिर कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी, है ना बेटा। कुछ विशेष बातें हैं कि जैसे SN2 अपक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। SN2 अपक्रिया के लिए एल्किल हैलाइड का क्रियाशीलता का क्रम यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर, क्या पूछ रहा है ये? स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो CH3X का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा होता है, यानी सबसे अधिक क्रियाशीलता इसकी होती है, फिर 1 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और फिर 3 डिग्री की ना के बराबर, यानी 3 डिग्री शो ही नहीं करता है। इस तरीके का जो मैकेनिज्म है, जो रिएक्शन है वो 3 डिग्री में ना के बराबर शो होता है, लेकिन सबसे अधिक क्रियाशीलता इसमें CH3X की यानी मेथिल हैलाइड की होती है। किसकी होती है? CH3X भी 1 डिग्री है, ये भी कैसा है? CH3X भी 1 डिग्री है, मेथिल हैलाइड भी 1 डिग्री है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा है। और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिखा, तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में भी मेथिल हैलाइड हो सकता है, लेकिन वहां पर अगर हम हाइड्रोजन तीनों लेते हैं तब तो ये चीज हो जाएगी। अब तीनों हाइड्रोजन अगर डिफरेंट हो जाएंगे तो आकार थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। तो कहने का मतलब अगर सेम हाइड्रोजन वाला हम लेंगे तो CH3X बनेगा यानी मेथिल हैलाइड बनेगा, जिसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद अगर हाइड्रोजन के समस्थानिक ले लेते हैं, आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स पढ़े होंगे, तो आइसोटॉप्स अगर तीनों डिफरेंट हो जाएंगे तो फिर इसका नंबर 1 पे आ जाएगा, और इसके बाद फिर 2 डिग्री का, फिर इसके बाद 3 डिग्री का, ना के बराबर। अब देखिए जैसे आपने CH3X लिया, क्या लिया? तो कार्बन के साथ में तीनों हाइड्रोजन जुड़े, कार्बन के साथ में तीनों हाइड्रोजन है और ये हैलाइड है, तो हाइड्रोजन का आकार क्या होगा? सेम होगा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसान रहेगा, आसानी से इसको जगह मिल जाएगी कार्बन पे अटैक करने के लिए। यहाँ पर क्या है, आपने ये भी 1 डिग्री लिया, ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है और ये भी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। फर्क क्या है? यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, और फिर ये क्या है? ट्राइडियम है। तो आकार में कुछ ये थोड़ा सा तो बड़ा होगा ना इससे, और ये इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। तो जब ये बड़ा होगा यानी भारी होगा, बल्कि होगा, तो जब न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक करेगा तो उसको अटैक करने में दिक्कत होगी। तो इसका मतलब सबसे बढ़िया जो अटैक हो सकता है वो CH3X की तरफ से यानी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की तरफ से हो सकता है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में सबसे बढ़िया CH3X की तरफ से हो सकता है। उसके बाद इसका होगा 2 डिग्री में। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 कार्बन आ जाएंगे। जब एक कार्बन से जुड़ता है तो 1 डिग्री, जब कार्बन 2 कार्बन से जुड़ता है तो 2 डिग्री, और जब 3 से जुड़ता है तो 3 डिग्री। तो कार्बन जुड़ने लगेंगे तो यानी एटॉमिक नंबर जो है बढ़ता जाएगा, एटॉमिक वेट बढ़ता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि SN2 अपक्रिया के लिए जो एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम है वो सबसे अच्छा जो है वो मेथिल हैलाइड में है, फिर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, फिर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्यों है बेटा? उसका रीजन भी मैंने बताया कि CH3X में समान हाइड्रोजन है, भारी नहीं है, आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, हल्के हैं। इसमें क्या है? ड्यूटेरियम ट्राइटियम थोड़ा सा भारी होंगे, बल्कि होंगे, अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई होगी बेटा। कुछ कैरेक्टरिस्ट होती हैं, विशेषताएं होती हैं SN2 की, जैसे पिछले वीडियो में हमने SN1 के बारे में बताया था। अगर आप SN2 के बारे में भी समझ लेंगे तो दोनों में डिफरेंस करना आसान हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि SN1 तथा SN2 में क्या अंतर है ना, यानी दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये स्टेप फर्स्ट है, यानी फर्स्ट स्टेप की रिएक्शन है। कैसी है? फर्स्ट स्टेप, यानी एक ही स्टेप में क्रिया पूरी हो जाती है। आपने यहाँ पर देखा भी कि फर्स्ट स्टेप में कंप्लीट हो रही है ना। दूसरी बात यह है कि स्लो स्टेप कौन सा है? तो स्लो स्टेप भी पहला वाला है, क्योंकि एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो स्लो स्टेप भी कैसा है? पहला वाला है। इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। SN1 में इंटरमीडिएट बनता है। कौन सा इंटरमीडिएट? कार्बोकेटाइन बनता है। यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनता क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन ही नहीं बनता है। ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनती है, SN1 में ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती है। रीअरेंजमेंट यहाँ होता है? नहीं होता। यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता क्योंकि कार्बोकेटाइन नहीं बनता, तो रीअरेंजमेंट कौन करेगा? तो रीअरेंजमेंट भी नहीं होता। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये डिपेंड करता है एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर। तो
तो यहीं से इसकी ऑर्डर और इसकी मोलिक्युलरिटी निकल चुकी है, जो हम पीछे आपको बता चुके हैं, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ SN2, यानी SN2 किसमें तेज होगी, SN2 किसमें तेज होगी, तो मैंने बताया कि सबसे तेज इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। या दूसरा रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस एट एल्किल हैलाइड, यानी रेट ऑफ SN2, यानी SN2 अपग्रेड किसमें तेज होगी, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, SN2 फास्ट होगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, SN2 स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये यहाँ पर रेसिप्रोकल है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है, तो उल्टा चलेगी। स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा, SN2 स्लो। स्टेरिक हिंड्रेंस कम, SN2 फास्ट होगी। यही बात तुम्हें फिर समझा रहा हूँ बेटा, यहाँ तीनों हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, न्यूक्लियोफाइल को अंदर जाने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, तो इसमें सबसे फास्ट SN2 होगी। यहाँ पर थोड़ा सा ये बल्कि होंगे, तो इसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगी। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे ज्यादा होगा, तो इसकी अपेक्षा यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाएगी, रेट ऑफ SN2 क्या हो कम हो जाएगी। फिर आगे 2 डिग्री 3 डिग्री और कम हो जाएगी, तो ये बिल्कुल SN2 को नहीं शो कर पाते हैं। तो आई होप बात समझ में आई होगी बेटा, ठीक है ना। अच्छे से वीडियो को बेटा देखें, बार बार देखें, इसको समझने की कोशिश करें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी बच्चा SN1 और SN2 को बिना पढ़े एग्जाम देने न जाए, ठीक है बेटा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे इसको लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और वीडियो को अपने दोस्तों जरूर शेयर करें, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।